नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है ना वो शिक्षण अधिगम के बाद ना हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, आप लोगों का क्लास क्रमांक 11 में आप लोगों का शिक्षण अधिगम क्या होता है इसका मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाया था। और उसके बाद ना आप लोगों का ना इस टॉपिक पर जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का ना कल जो है वो क्लास नहीं आ पाया था। अगर आप लोगों ने ना इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, एक स्टोरी डाला था कल, क्या है ना, मेरे फ्रेंड का क्या है ना सगाई हो रहा था तो उसमें जाना पड़ रहा था, तो थोड़ी व्यस्तता के कारण ना आप लोगों का क्लास नहीं आ पाया था, ठीक है। तो चलिए आज उस क्लास को ना कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग ना क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम क्या होता है ये आप लोगों को अपने थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया हो ना। अधिगम का मतलब जो होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम में किस प्रकार से लर्निंग किया जाता है, सीखने पर कौन कौन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या थ्योरी दिया है, किस किस पर प्रयोग किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लास क्रमांक 11 में अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को रिवाइंड करूँ ना, थोड़ा सा आप लोगों को क्या करूँ, याददाश्त दिलाऊँ ना, तो आप लोगों को ना बताया था कि सीखने पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार से शोध किया है। मतलब ना सीख किस प्रकार से अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है वो जानवरों पर, अलग अलग जीवों पर शोध किया है और जाना है कि उन लोग कैसे सीखते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना अपने थ्योरी क्लास में कि सबसे पहला कबूतर और चूहे पर किसने शोध किया था। तो कबूतर और चूहे पर शोध करने वाला जो मनोवैज्ञानिक था वो स्किनर था। उसके अलावा आप लोगों को बताया था कि कुत्ते पर किसने शोध किया था। तो कुत्ते पर किसने शोध किया था, तो पावलाव ने किया था। कुत्ता कैसे भौंकता है, भाव भाव, तो उसका जानक कौन होगा, मतलब उसका मनोवैज्ञानिक कौन होगा, तो भाव भाव से पाँव पाँव ले लेना है, पाँव पाँव से क्या होगा, पावलाव हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना वनमानुष पर मतलब चिंपांजी पर किसने शोध किया था, तो कोहलर ने किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। चिंपांजियों पर भी क्या किया गया था, शोध किया गया था, वो कोहलर ने किया था। तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा बिल्ली पर किसने शोध किया था, तो बिल्ली पर थार्नडाइक ने शोध किया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है जी इस प्रकार के प्रश्न। क्योंकि किस प्रकार से जो जीव है वो सीखते हैं, उसकी सीखने की मंशा क्या होता है, किस प्रकार से वो एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं, इन तमाम चीज़ों पर क्या किया गया था, शोध किया गया था मनोवैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है। जिसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके क्या करते हैं, समझते हैं, और उसका जो उपयोग है वो अपने शिक्षक के रूप में बच्चों पर भी क्या करते हैं कि वो किस प्रकार की सीखता है ये हम लोग जानने का प्रयास न करते हैं इन सारे मनोवैज्ञानिकों जो शोध किया उसको पढ़ करके। तो इतना सारा केवल आप लोगों को रिवाइंड करना था। चलिए अब हम लोग ना आप ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें ना क्वेश्चन क्रमांक पे आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि ना अलग अलग जो क्वेश्चन है वो छांट करके लाया हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको ही छांट करके लाया हूँ, क्योंकि आप लोगों को अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है उसको लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान नहीं देना है। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और आंसर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी डाउट होना कोई भी प्रश्न में, तो आप लोग डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक को लिख लेना और लिखने के बाद अपना जो डाउट है उसको बता देना, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या करूँगा, उसका आंसर भी दे दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 6वां को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी हेगाटी, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी हॉल। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अधिगम के प्रयत्न व भूल के जो सिद्धांत है ना उसका जो प्रतिपादन किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बताया था मैंने। उसके अलावा थॉर्नडाइक ने किस पर शोध किया था, तो थॉर्नडाइक ने ना बिल्ली पर शोध किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा पावलाव ने किस पर शोध किया था, तो पावलाव ने कुत्ते पर शोध किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर भी कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। ऑप्शन बी यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। या ऑप्शन डी बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 4 में बोला है कि जब भी ना आप फ्रिज का क्या करते हो, दरवाज़ा खोलते हो, तो दरवाज़ा जैसे ही खोलते हो ना तो कुत्ते के मुंह में क्या आता है, लार बहाता है। और आप ना इस आदत को समाप्त करना चाहते हो, कुत्ते के जो लार बहाना है उसको, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप फ्रिज को ओपन करते हो या रेफ्रिजरेटर को ओपन करते हो ना तो कुत्ते को किसी भी प्रकार से आप भोजन मत दो। क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप फ्रिज खोलते हो तो कुत्ता लार बहाएगा जी, इसलिए क्योंकि फ्रिज खोलने के बाद कुछ ना कुछ आप उसको खाने के लिए दे देते हो। तो वो क्या करता है, वो ये समझता है कि जब भी फ्रिज खोला जाता है मेरे को खाने को मिलता है, तो उसके माइंड में ये आता है। तो इसीलिए क्या करते हो, जब भी आप फ्रिज खोलो ना तो उसको खाने को मत दो कभी भी। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे कर करके ना वो जो कुत्ते के मुंह में जो लार आता है वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कुत्ते पर शोध किसने किया था, तो पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते पर शोध किया था। कैसे शोध किया था, तो कुत्ते को क्या किया था, एक पिंजरे में बंद कर दिया था और क्या किया, सुबह खाना देने से पहले एक घंटी बजाया और घंटी बजाने के बाद तो कुत्ते को खाना दिया। शाम को भी क्या किया, खाना देने से पहले घंटी बजाया और 1 मिनट बाद जस्ट उसको भोजन दे दिया। ठीक इसी प्रकार से जो शेड्यूल है ना वो कंटिन्यू 1 हफ्ते तक की किया और उसके बाद एक दिन क्या किया, घंटी बजाया लेकिन खाना क्या किया, नहीं दिया। तो कुत्ते के मुंह में क्या लगा, लार बहने लगा। उनको ये लगा कि जैसे ही घंटी बजता है मेरे को खाना मिलता है। ठीक यही क्या सोचा था वो कुत्ते ने सोचा था और उसको क्या किया, घंटी बजाने के बाद खाना नहीं दिया। तो क्या किया, उसके मुंह से लार निकलने लगा क्योंकि उनको लगा कि घंटी बजा है मतलब मेरे को खाना मिलेगा। तो ये सीखने पर ना कुत्ते पर शोध किसने किया था, तो पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन ए, ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं। ऑप्शन बी, केवल आमोद प्रमोद का व्यवहार करते हैं। ऑप्शन सी, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। या ऑप्शन डी, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापाद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं क्योंकि, तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो किशोर होते हैं लगभग जो 12 से 18 वर्ष की उम्र में जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य होता है ना वो उसमें तुरंत ही क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, कार्य करने को आतुर हो जाते हैं। वे क्या है, उस गतिविधि को करने के बारे में ना तार्किक रूप से सोचते नहीं है, गर्म खून होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कोई भी जोखिमपूर्ण उनको काम दे दो वो करने के लिए नहीं घबराते, वो कर देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वे तार्किक रूप से उसके परिणाम के बारे में क्या है, नहीं सोच पाते अच्छे से, उसके भले और बुरे के बारे में नहीं सोच पाते। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 67 को ध्यान से पढ़िए। जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उसके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। ऑप्शन ए, अनौपचारिक निरीक्षण। ऑप्शन बी, सहभागी निरीक्षण। ऑप्शन सी, औपचारिक निरीक्षण। या ऑप्शन डी, सहभागी निरीक्षण। तो प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, सहभागी निरीक्षण, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब शिक्षक बच्चों के समूह में एक अभिन्न बनकर उसके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो जब एक शिक्षक ना जब बच्चों को क्या करा रहा था, किसी प्रकार की गतिविधि करा रहता है तो समूह में क्या करता है, उसके समूह में शामिल हो जाता है। तो समूह में शामिल हो जाना किस प्रकार की व्यवहार है, तो वो सहभागी निरीक्षण प्रकार की व्यवहार बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ना इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादक है। ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी, सी एल हल। ऑप्शन सी, आई पी पावलोव। या ऑप्शन डी, कोहलर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, ई थॉर्नडाइक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने के पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सीखने के पुनर्बलन के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है मतलब सीखने पर जो सबसे पहला जो शोध किया था वो कौन था, तो वो थॉर्नडाइक था। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो वो बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो वो कुत्ते पर प्रयोग किया
किया था। कुत्ता कैसे भौंकता है, भाव भाव, लेकिन ये क्या है, पाँव पाँव मतलब पावलाओ। ठीक है, ऐसे उल्टा करके ले लेना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी कोहलर, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो वो चिंपांजी पर प्रयोग किया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और चिंपांजी पर कैसे प्रयोग किया था ये अगर आप लोगों को शॉर्ट में बताऊँ ना, तो सबसे पहले चिंपांजी को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद क्या किया था, चिंपांजी को इसमें रखा था, और दो अलग अलग जो बॉक्स है ना, जो डिब्बा है वो रख दिया था। और उसके बाद ना ऊपर में ना केला को बांध दिया था, ऊपर में जहाँ पर उसका जो हाथ है ना वो नहीं पहुँच पाता था, मतलब हाथ करता था ना वो खड़ा होकर के, फिर भी वो नहीं पाता था। लेकिन क्या किया, कोहलर ये जानना चाहता है कि वो जो चिंपांजी है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करता है, ये जानना चाहता था। तो इसके लिए बाद में क्या किया, चिंपांजी को जब भूख लगा ना, तो ये जो बॉक्स अलग अलग जो रखा हुआ वहीं पिंजड़ा अंदर ना, तो एक बॉक्स को पहले रखा, उसके ऊपर दूसरे बॉक्स को फिर रखा, और उन दोनों बॉक्स के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ करके क्या किया, वो जो केला है उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके क्या किया, खा लिया। तो इस प्रकार से जो चिंपांजी है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से करता है, कैसे सीखता है, इसके बारे में जानने के लिए क्या किया था, कोहलर ने प्रयोग किया था। दूसरा बार कैसा प्रयोग किया था, फिर से वही रूल को अपनाया। चिंपांजी को क्या किया, पिंजड़े में बंद कर दिया, और पिंजड़े में एक लंबा सा डंडा को रख दिया, और पिंजड़े से बाहर ना इतना दूर में कम से कम एक केला को रख दिया। और उसके बाद क्या किया, जो चिंपांजी है वो क्या किया, जब इसको भूख लगा ना, तो ये क्या किया, इस डंडे को पकड़ा, और डंडे को पकड़ करके धीरे धीरे करके ना, ये जो केला बहुत दूर में था उसको खिसका खिसका कर क्या किया, अपने पास में लाते गया, और ला करके क्या किया, फिर से खा गया। तो किस प्रकार से जो चिंपांजी है वो सीखता है अपने लिए, किस प्रकार से अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, इसको जानने के लिए क्या किया गया था, कोहलर द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, कि वो कैसे सीखता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थार्नडाइक सीखने पर सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है, यह किस नियम का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, या ऑप्शन डी समानता का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है, यह किस प्रकार का नियम का उपयोग किया गया है। तो यहाँ तत्परता का नियम का उपयोग किया गया है। और तत्परता का नियम क्या होता है, अब आप लोगों को ना थोड़ा सा सरल तरीके से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तत्परता का नियम ये कहता है कि अगर आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो, एक्साइटेड हो किसी भी कार्य को करने के लिए, तब मैं आप लोगों को वो जो कार्य दूंगा उसको क्या करोगे, आप बहुत ही तत्पर से करोगे, आप क्या करोगे, ईजिली तरीके से उसको करोगे, और वो कार्य करने से आप लोगों को क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, खुशी मिलेगा, संतोष मिलेगा। और अगर आप लोग ना किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं हो, मतलब एक्साइटेड नहीं हो, तब आप लोगों को वो जो कार्य है उसको दूंगा, तो आप में क्या होगा, संतोष फील नहीं होगा, असंतोष फील होगा, और आपको करने में बिल्कुल भी उसमें मन नहीं लगेगा। तो ये किस प्रकार का नियम है, तो ये तत्परता का नियम कहलाता है। मान के चलो आप लोगों को कोई भी ऐसा काम होगा, मान के चलो आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपको बोलूँ कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्या होगे, तत्पर हो जाओगे, एकदम जल्दबाजी होगा, और एक्साइटमेंट के साथ आप लोग क्या करोगे, खेलोगे उसको। तो ये क्या कहलाता है, तत्परता का नियम कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है, देखो जब भी आप कोई भी कार्य करते हो किसी भी प्रकार के, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, कोई भी कार्य करते हो, तो आप में क्या होता है, दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक जो है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब एक में आपको संतोष होगा और दूसरा में क्या होगा, असंतोष होगा। तो ये प्रभाव का नियम होता है। किसी भी कार्य को करने से ना आपको दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसे प्रभाव का नियम कहते हैं। उसके अलावा सी को जान लो, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है कि जब आप लोग ना किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हो ना उस चीज़ का, तब आप लोग उस कौशल में क्या हो जाओगे, पारंगत हो जाओगे, उसमें निपुण हो जाओगे। जैसे एक कुम्हार क्या करता है, बार बार घड़ा बनाने की प्रैक्टिस करता है, और करने के बाद क्या होता है, वो उस कला में क्या हो जाता है, पारंगत हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये अभ्यास का नियम कहता है। ठीक उसी प्रकार से बढ़ाई को देख लो, बढ़ाई अपना काम क्या करता है, इजीली तरीके से करता है। ठीक उसी प्रकार से मैकेनिक को देख लो, मैकेनिक जो होता है वो बार बार अभ्यास किया हुआ होता है, तो उस काम में क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो किसी भी कार्य को बार बार रिपीट करने से, अभ्यास करने से क्या होता है, आप उसमें उस कौशल में पारंगत हो जाओगे, तो इसे अभ्यास का नियम कहते हैं। तो
तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों जो नियम है ना वो थारनाडाइक ने दिया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट कर लेना। और आप लोगों का इसका जो पीडीएफ है ना वो प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ से भी क्या कर लेना, आप लोग डाउनलोड कर लेना और दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये जो पीडीएफ है अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए ना आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना बोल करके, तो वहाँ से आप लोगों का नंबर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है रेंडमली, वो भी मेरा ही नंबर है, तो वहाँ से भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर इसमें ग्रुप में जुड़ना है बोल करके, तो वहाँ से भी आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज पे करना होगा। जो आप बाहर में जा करके थोड़ा बहुत जो भी खाते हो ना, उतना ही आप लोगों को नॉमिनल चार्ज पे करना होगा। और ये कोई भी एफर्ट कर सकता है ईजिली तरीके से, ठीक है। तो ऐसा चार्ज रखूँगा क्योंकि मेरे को पढ़ने वाले विद्यार्थी से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए, कम बच्चे पढ़ेंगे चलेगा इतना, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके अलावा जो भी मैं नोट्स बनाऊँगा वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 66 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है, वह करता है। ऑप्शन ए अधिगम का आकलन, ऑप्शन बी अधिगम के जैसा आकलन, ऑप्शन सी अधिगम के लिए आकलन या ऑप्शन डी अधिगम पर आकलन। तो क्या इसका आंसर होगा? प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है, वह करता है। तो वो अधिगम के लिए आकलन ही ना कर रहा है, जी हाँ। सबसे पहले क्या कर रहा है, एक जो शिक्षक है वो कक्षा 7वीं में गया और जाने के बाद ना अलग अलग जो विद्यार्थी उनके जो कार्य है उसको क्या किया, एकत्रित किया। मतलब मेरे को क्या क्या करना है, इसको क्या किया, एकत्रित किया। और एकत्रित करने के बाद ना उसको पढ़ा, जो अलग अलग जो बच्चों को दिया हुआ कार्य है उसको, और पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ के लिए क्या किया, वो तैयारी किया। और विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार क्या किया, उसको समायोजित किया। मतलब मान के चलो मैं बच्चों को किसी प्रकार से टेस्ट लूँगा, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद क्या करूँगा, उसका जो कार्य को मैंने टेस्ट लिया और उसको एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद क्या किया, मैंने पढ़ा। और पढ़ने के उपरांत जो मैं अगले कक्षा उसमें लूँगा तो मैं क्या क्या विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार क्या करूँगा, अनुरूप उसको समायोजित करूँगा। मतलब ना उस जो टेस्ट लिया हूँ उसको देखूंगा, और देखने के बाद मेरे को ये पता चलेगा ना जी कि कौन विद्यार्थी कितना जानता है, कितना सीख पाया और कितना नहीं सीख पाया है। उसके अनुसार मैं अगले जो पाठ है उसमें सुधार करूँगा अपना, किस प्रकार से बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊँ और उसमें जो जो गलतियाँ हैं वो दोहराए ना, ताकि इस प्रकार से पढ़ाऊँ। तो समायोजित करके मैं पढ़ाऊँगा तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम के लिए मैं क्या किया हूँ, आकलन ही ना किया हूँ, जी हाँ। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए, आप लोगों के लिए कूट प्रश्न है। एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीकी शामिल है। तो कौन कौन सी तकनीकी शामिल है आपको ये बताना है। ए करके दिया है लेक्चर, बी अंतःक्रियात्मक लेक्चर, सी सामूहिक कार्य और डी स्व अध्ययन। नीचे दिए गए संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए बी तथा सी, ऑप्शन बी ए बी सी तथा डी, ऑप्शन सी बी सी तथा डी या ऑप्शन डी ए बी तथा डी। तो आपको बताना है कि एक शिक्षक के रूप में आप कौन कौन सी तकनीकी को क्या करोगे, यूज़ करोगे, ये आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए बी तथा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीकी शामिल करती है। मान के चलो आप एक शिक्षक हो और एक शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों को पढ़ाते वक्त कौन कौन सी तकनीकी का उपयोग करोगे। तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर का उपयोग कर सकते हो, है ना। और दूसरा जो होगा वो अंतःक्रियात्मक लेक्चर का उपयोग कर सकते हो, और तीसरा सामूहिक कार्य में उपयोग कर सकते हो। लेकिन स्व अध्ययन थोड़ी ना करोगी, स्व अध्ययन इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो स्व अध्ययन का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, पाठ को खुद स्वयं अध्ययन करो, खुद पढ़ रहे हो और बच्चों को सिर्फ सुना रहे हो। तो इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ाना है। लेक्चर के माध्यम से मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, खुद पहले क्या किया, आप लोग उसको पढ़े और पढ़ करके बच्चों को लेक्चर के माध्यम से क्या किया उसको बताओ, तो ये उपयोग कर सकते हो। अंतःक्रियात्मक लेक्चर का भी उपयोग कर सकते हो और समूह का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन स्व अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर
नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 104 को ध्यान से पढ़िए। प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम का सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक रचनावादी सिद्धांत या ऑप्शन डी अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो प्रभाविता का जो नियम है ना वो सीखने का जो प्रतिफल है वो उद्दीपक अनुक्रिया का प्रतिफल है। मतलब ये है कि आप जब किसी कार्य को करते हो ना तो किसी प्रकार के क्या है उद्दीपक जब आप लोगों को नजर आता है उसको करने के लिए, तब आप क्या करते हो वो जो कार्य है वो करने में क्या करते हो सीखते हो और करते हो। तो ये किसका प्रतिफल होगा? तो वो उद्दीपन अनुक्रिया का प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 142 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीएफ स्किनर, ऑप्शन बी वुल्फगैंग कोहलर, ऑप्शन सी एडवर्ड थार्नडाइक या ऑप्शन डी इवान पावलोव। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड थार्नडाइक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए गए हैं। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का जो नियम है ना वो एडवर्ड थार्नडाइक ने दिया था। आप लोगों को बताया हो ना जी, जस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा था तभी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, तीनों जो नियम है ना वो एडवर्ड थार्नडाइक ने दिया था। उसके अलावा बीएफ स्किनर ने किस पर शोध किया था? तो बीएफ स्किनर ने जो शोध किया था वो चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था, ध्यान रखना है। उसके अलावा कोहलर ने किस पर शोध किया था? चिंपांजी पर किया था। पावलोव ने किस पर शोध किया था? तो वो आप लोगों का कुत्ते पर किया था। तो ये सारा चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है सीखने के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 163 को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों द्वारा सीखने की प्रक्रिया में की जाने वाली गलतियां महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन ए कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणी में बांटने के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में बांटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, ऑप्शन सी विद्यार्थी के व्यवहार के प्रति अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समस्या को पहचानने में मदद करती है, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को कम उपलब्धि और उच्च उपलब्धि वाले समूह में बांटने में महत्वपूर्ण उपकरण है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 163 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी के व्यवहार के प्रति अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समस्या को पहचानने में मदद करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थी द्वारा सीखने की प्रक्रिया में की जाने वाली गलतियां महत्वपूर्ण है क्योंकि मान के चलो अगर कोई विद्यार्थी सीखने में किसी प्रकार की गलतियां कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो आप क्या मानोगे? एक शिक्षक होने के नाते उसे यही ना मानोगे जी कि सीखने की प्रक्रिया में वो गलती कर रहा है, मतलब ना वो सीखने के दौर पर है, मतलब वो प्रोसेस में है, लर्निंग प्रोसेस में है, यही ना मानोगे? उसके गलती को गलती थोड़ी ना मानोगी जी। मान के चलो आप भी कोई कार्य करोगे, आपसे गलतियां होता है, त्रुटियां होता है, तो वो सीखने में क्या होगा? एक प्रोसेस है ना जी, वो सीखने का क्या एक अच्छा माध्यम है ना वो। जब तक गलतियां नहीं होगा तो सीखोगे कैसे? जब तक गलतियां नहीं करोगे तो उसको समझ में कैसे आएगा कि कहाँ पर आप लोगों को गलतियां हैं, कहाँ पर आप कमज़ोर हो, उसमें कैसे आप सुधार कर सकते हो। तो अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोग पॉजिटिव ही ना लोगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी ऑप्शन को देखोगे, देखो श्रेणी में बांटना क्या होता है? निगेटिविटी को दर्शाता है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण क्या है? ये भी निगेटिविटी को दर्शाता है। कम उपलब्धि और उच्च उपलब्धि क्या है? वो भी निगेटिव है। केवल जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग आंसर ले सकते थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 172 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? ए बी सी डी करके 4 कथन दिया है। ए को पढ़िए शिक्षार्थी की प्रेरणा, बी शिक्षार्थी की परिपक्वता, सी शिक्षण रणनीतियाँ और डी शिक्षार्थी का शारीरिक और भावात्मक स्वास्थ्य। ऑप्शन ए बी सी और डी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए और सी या ऑप्शन डी ए बी और सी। तो क्या आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 172 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है ABCD करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कर के सीखने को प्रभावित करता है? कर के सीखना मतलब जब आप ना कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उस टॉपिक में बच्चों को क्या कर रहे हो, आप इन्वॉल्व कर रहे हो, शामिल कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? कर के सीखना कहलाता है बच्चों के लिए। तो कर के सीखने को क्या क्या प्रभावित करता है? शिक्षार्थी की जो प्रेरणा है, उसका मोटिवेशन है, वो प्रभावित करता है। शिक्षार्थी की जो परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी लेवल है, वो भी क्या करता है? उसको प्रभावित करता है। उसके अलावा शिक्षण रणनीति, आप किस रणनीति से बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये भी प्रभावित करता है सीखने को। और उसके अलावा शिक्षार्थी की शारीरिक और भावात्मक जो स्वास्थ्य है ना, वो भी प्रभावित करता है सीखने को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 172 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 176 को ध्यान से पढ़िए। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। मतलब ना पावलोव ने कुत्ते पर जो प्रयोग किया था उसको आप लोगों को सीक्वेंस में जमाना है और आप लोगों को समझा भी दिया हूँ मैं। ए को पढ़िए, भोजन प्रदान करना। बी, बिना भोजन के लार टपकना। सी, घंटी बजाना। और डी, घंटी बजाना और भोजन ना देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो अभी के डेट में ना इसी प्रकार से कूट में प्रश्न पूछा जा रहा है और आप लोगों को कहानी भी बता दिया हो ना, तो उस कहानी के माध्यम से आप बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 176 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से देखो इसमें क्या बोला है। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। तो आप लोगों को ना ये जो अलग अलग डाटा दिया था ना ए से लेकर के डी तक की, तो इसको आप लोगों को जमाना था। कैसे आएगा? तो सबसे पहले देखो सी फर्स्ट में आ जाएगा, घंटी बजाना। क्या? तो सबसे पहले घंटी बजाएगा और घंटी बजाने के बाद दूसरा क्या करेगा? भोजन देगा, ये दूसरा में आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा क्या होगा? तीसरा जो है वो डी आ जाएगा, घंटी बजाना और भोजन ना देना, ये तीसरा हो जाएगा। और जब घंटी बजाया और भोजन नहीं दिया तो क्या हुआ? ये भी हो जाएगा चौथा में। बिना भोजन के क्या हुआ? लार टपका। तो आप लोगों को कहानी में बताया था ना कि पावलोव नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सीखने के ऊपर कुत्ते पर प्रयोग किया। और कुत्ते पर प्रयोग कैसे किया? तो एक कुत्ते को पिंजरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद क्या किया? सबसे पहले सुबह जैसे होता था एक घंटी बजाता था और घंटी बजाने के बाद सीधा उसको भोजन ला करके देता था। शाम को फिर से क्या किया? उन्होंने घंटी बजाया एक और घंटी बजा करके फिर से उसको भोजन दिया। ठीक इसी प्रकार से जो प्रोसेस है वो एक हफ्ते तक कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद एक दिन क्या किया? पावलोव ने ना घंटी बजाया सुबह, लेकिन भोजन नहीं दिया। तो कुत्ते के मुंह में क्या होया? तो वो लार निकलने लगा। क्यों लार निकला? तो एक हफ्ते से जब वो घंटी बजाता था और भोजन देता था, तो कुत्ते को ये लगा कि जैसे ही घंटी बजता है मेरे को भोजन मिलता है। तो वो क्या करने लगा? तो उसके मुंह से ना लार निकलने लगा, क्योंकि घंटी बजा और भोजन नहीं मिला। तो उनको यही लगा ना जी घंटी बजा है मतलब मेरे को अब खाना मिलेगा। तो उसके मुंह से क्या हुआ? लार निकलने लगा। तो सेम यही प्रोसेस को क्या बोला गया है? इसको आपको सीक्वेंस में जमाने के लिए बोला है। सबसे पहले जो पावलोव मनोवैज्ञानिक है वो क्या किया? घंटी बजाया पहले, फिर उसको क्या किया? भोजन प्रदान कर दिया। उसके बाद क्या किया? घंटी बजाया और भोजन नहीं दिया कुत्ते को। तो घंटी जैसे ही बजा तो कुत्ते को क्या लगा? मेरे को भोजन मिलेगा, ये सोचा। और सोचने के बाद क्या हुआ? जैसे ही सोच रहा था तो उसके मुंह से क्या निकलने लगा? लार निकलने लगा, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल रहा था ना जी। तो इसीलिए क्या हुआ? वो लार टपकने लगा बिना भोजन के उसके मुंह से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 176 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना कि इसमें ना पूछा गया प्रश्न वाला है, ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें से भी पूछा जा सकता है। सेम इसमें से अगर कि ये कुत्ते को ना पूछे, आप लोगों को कबूतर को पूछ दे। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि वनमानुष का प्रयोग कैसे किया कोहलर ने, ये पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सारी चीज़ों को जितना कहानी बताएं उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 177 को ध्यान से पढ़िए। मनोवैज्ञानिक व उसके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ ना कॉलम ए में दिया है जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उसका नाम दिया है, और कॉलम दूसरा में उसने किस किस पर प्रयोग किया ये दिया गया है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत दिया इसको दिया है। ए दिया है EL थॉर्नडाइक, बी करके दिया है IP पावलोव, सी करके दिया है BF स्किनर और डी दिया है कोहलर। उसके अलावा कॉलम दूसरा में पहला दिया है सीखने का सूझ इनसाइट सिद्धांत, दूसरा दिया है ऑपरेटिव रिस्पॉन्स सिद्धांत, तीसरा प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत और चौथा क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा ये बोला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप केवल ना कम से कम एक बार गैस कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं।
तो प्रश्न क्रमांक 170 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो एक तरफ कॉलम एक में ना मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है और दूसरे तरफ में ना उसके सिद्धांत जो है ना उसको दिया है। तो चलिए मिलाते हैं, ए को पढ़िए ई एल थार्नडाइक। तो ई एल थार्नडाइक के बारे में आप लोगों को जस्ट अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को प्रश्न में बताया हूं ना कि ई एल जो थार्नडाइक है वो कौन सा सिद्धांत दिया था। तो प्रयत्न एवं त्रुटि बोल सकते हो या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बोल सकते हो, दोनों एक ही है। तो थार्नडाइक ने इसने दिया था। उसके अलावा बी देखो आईपी पावलोव। तो आईपी पावलोव ने किसका दिया था, मतलब कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। उसके अलावा बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर ने क्या दिया था? तो उन्होंने ऑपरेटिव रिस्पॉन्स सिद्धांत दिया था। क्या? तो ऑपरेटिव रिस्पॉन्स सिद्धांत दिया था बीएफ स्किनर ने। उसके अलावा डी को देखो चौथा कोहलर। तो कोहलर ने क्या दिया था? सीखने का सूच का इनसाइट सिद्धांत दिया था। क्या? तो सीखने का सूच का इनसाइट सिद्धांत दिया था। और ये जो प्रश्न है ना वो 2025 में भी पूछा गया है प्री डीएलएड में, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहो ना तो आप लोग केवल ना इसमें जो करेक्ट आंसर है वो लिख लेना। एक साइड ई एल थार्नडाइक है तो थार्नडाइक ने क्या दिया था? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ऐसे आप लोग एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 177 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 179 को ध्यान से पढ़िए। जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप ही सीख लेता है तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रासंगिक सीखना, ऑप्शन बी प्रेक्षण द्वारा सीखना, ऑप्शन सी सामभिप्राय सीखना या ऑप्शन डी खुशी से सीखना। तो प्रश्न क्रमांक 179 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए प्रासंगिक सीखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप ही सीख लेते हैं तब इसे कहा जाता है। तो मान के चलो आप कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, बिना उद्देश्य के या बिना इच्छा के आप लोग यूँ ही सीख लेते हो सरल तरीके से, तो वो क्या होगा? प्रासंगिक सीखना ही ना कहलाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपके वो क्या था, हैबिट में थे सीखना जो है वो, तो इसीलिए ये प्रासंगिक सीखना हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्रश्न 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 179 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 180 को ध्यान से पढ़िए। जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या दोहराना बंद कर देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुपयोग का नियम, ऑप्शन बी उपयोग का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम या ऑप्शन डी संतुष्टि का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 180 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अनुपयोग का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या दोहराना बंद कर देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम कहा जाता है। तो ये नियम जो है ना वो अनुपयोग का नियम हो जाएगा। मान के चलो आप ना किसी चीज़ को सीखे हो लेकिन क्या होगा, आप उसको दोहराना या बार बार प्रैक्टिस वगैरह करना क्या करते हो, बंद कर देते हो और आप भूल जाते हो। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो आपके उपयोग में वो नहीं होगा ना जी, तो ये क्या कहलाएगा, अनुपयोग का नियम हो जाएगा। जब बार बार आप उसका उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे तो क्या होगा, वो आप लोगों का उपयोग के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आप उसको भूल जाओगे तो वो अनुपयोग में आ जाएगा। ठीक है, और व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट लिया गया है। प्री डीलेट 2025 का जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो। ठीक है, और ये पूछा ही गया है, आप लोगों ने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे होंगे तो। और आप लोगों को ना बहुत जल्द ना जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसका भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 181 को ध्यान से पढ़िए। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तत्व प्रबलता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम या ऑप्शन डी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 181 का जो करेक्ट आंसर होगा ना उसको व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। क्यों विलोपित किया गया था? क्योंकि देखो थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा संबंधित है बोला है, तो थार्नडाइक ने सीखने के नियमों में से 3 प्रकार के नियम दिए थे, आप लोगों को बताया था। सबसे पहले तत्परता का नियम हो जाएगा, दूसरा प्रभाव का नियम हो जाएगा और तीसरा अभ्यास का नियम हो जाएगा। तो 3 प्रकार के जो नियम है वो थार्नडाइक ने सीखने के नियम बताए थे। लेकिन ऑप्शन में देखो तत्परता का नियम भी दे दिया गया है और प्रभाव
का नियम भी दे दिया गया है। तो इसमें डबल डबल आंसर हो जाएगा ना जी, दोनों के दोनों इसमें करेक्ट हैं। तो इसीलिए व्यापम के द्वारा क्या किया गया था, इसे विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, और अगर इस प्रकार के प्रश्न आए ना और आप लोगों को पता चले कि दो दो आंसर हैं, तो कोई भी एक आंसर पे आप लोगों को टिक करना है। क्योंकि देखो, अगर नंबर दिया जाएगा तो जो लोग टिक किए होंगे ना, उसको क्या दिया जाएगा, सभी को बोनस मार्क दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को करना है। ठीक है, कोई भी आप लोगों को एक को टिक करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो थार्नडाइक ने सीखने के 3 प्रकार के नियम दिया था। सबसे पहले तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। तो ये तीनों नियमों को आप लोगों को याद रखना है, सीक्वेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा इसमें है और कौन सा नहीं है बोल करके। चलिए, प्रश्न क्रमांक 182 को ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों के लिए कूट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुने करके दिया है और आप लोगों को 5 अलग अलग क्या दिया गया है, कूट दिया गया है। ठीक है, पहला को पढ़िए, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो शिक्षक असफल होते हैं। दूसरा, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए। तीसरा, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। चौथा, शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता। वह एक शिक्षक पढ़ाता है लेकिन सीखता भी है। वास्तविक अधिगम का तात्पर्य रट कर सीखना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, बीच में रोक लीजिए, लेकिन सही आंसर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो प्रश्न है ना वो पूछा जा रहा है। कम से कम 40 से 50% आप लोगों को एग्जाम में इस प्रकार से कूट में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। और इसमें ना किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरी वगैरह। डायरेक्ट अपना क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर का उपयोग कीजिए और पॉजिटिव आंसर लेने की कोशिश कीजिए। एक शिक्षक के रूप में आप क्या क्या करना चाहोगी, तो बताइए पहले आप क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 182 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? अपने उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुने। और ऐसे करके 6 अलग अलग क्या दिया गया था, आप लोगों को थ्योरी दे दिया था। सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो शिक्षक असफल होते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा कि नहीं, आप लोग ये बताओ। शिक्षण अधिगम में मान के चलो आप एक शिक्षक हो, और शिक्षक होने के नाते अगर बच्चा कोई फेल हो जाता है तो कौन फेल होगा? छात्र ही फेल नहीं होगा, छात्र के साथ साथ शिक्षक जो होता है वो भी फेल होता है। आप जो पढ़ाए उसी के बेस पर उन्हें एग्जाम दिया जी। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। मतलब जब भी आप लोग बच्चे को पढ़ाते हो तो उसका क्या उद्देश्य होता है, अधिगम मतलब सीखना ही ना सुनिश्चित करना होता है जी उसमें। उसके अलावा तीसरा भी सही हो जाएगा, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। अधिगम बिना शिक्षण हो सकता है कहने का मतलब यह है कि सीखने में ना बिना शिक्षण के, मतलब बिना शिक्षण के मतलब बिना पढ़ाए भी क्या है, बच्चे जो है वो सीख सकते हैं। तो बिना पढ़ाए क्या हो सकता है, बच्चे जो है वो अपने आप ही क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा पांचवा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक शिक्षक पढ़ाता है लेकिन सीखता भी है। तो पढ़ाने के साथ साथ क्या करता है जी, वो सीखता भी है ना। और उसके अलावा चौथा कैसे गलत होगा, शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता। तो शिक्षण के बिना कैसे अधिगम होगा जी, हैं तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके अलावा छठवां को देखो, वास्तविक अधिगम का तात्पर्य रट कर सीखना, तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे को क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी काट देंगे। जो करेक्ट होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और एक शिक्षक के रूप में जो जो इसमें करेक्ट हो जाएगा ना, जो स्वीकार्य है, जो आप करोगे, तो ऐसे आंसर को आप लोगों को लेना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आते जाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 184 को अब ध्यान से पढ़िए, अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य के प्रति शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमबद्ध कीजिए। ऐसे करके आप लोगों को ना थ्योरी दिया है कुछ, इसको पढ़ना और आप लोगों को क्या करना है, जमाना है। ठीक है, पहला को पढ़िए, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। दूसरा, समझदारी। तीसरा, सामान्यीकरण। चौथा, विषयों की समानता। और पांचवा, अध्ययन की विधियां। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो क्या इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, आप लोगों को ये बताना है।
तो प्रश्न क्रमांक 184 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले ना 184 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमबद्ध कीजिए। तो अधिगम स्थानांतरण मतलब यह है कि सीखने में ना जो अलग अलग प्रकार से स्थानांतरित होता है ना, तो उसको क्या क्या प्रभावित करता है ये बताना था। सबसे पहले जो होगा वो सामान्यीकरण हो जाएगा, मतलब नॉर्मलाइज जो स्टडी है ना वो हो जाएगा पहला में। उसके बाद दूसरा जो होगा वो अर्जित ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में संयोजित करना, मतलब जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ने में अर्जित किया है उसको विभिन्न स्थितियों में क्या करना, प्रयोग करना, ये दूसरा हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो होगा वो बी हो जाएगा, समझदारी हो जाएगा तीसरा। उसके अलावा चौथा जो होगा वो विषयों की समानता हो जाएगा, और पांचवा जो होगा वो अध्ययन की विधियाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सीक्वेंस में ना वो आप लोगों को जमाते हुए चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कई चीज़ें जो होगी ना वो आप लोगों को नॉर्मलाइज टाइप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। एटलीस्ट आपके एग्जाम तक की सब्सक्राइब कर लेना। और इसका जो पूरा PDF है ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।